Hello everyone, I am your educator Alishba and welcome back to my channel Biology Classes by Alishba। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की बायोलॉजी और आज मैं लेने वाली हूँ क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट विच इज़ लाइफ प्रोसेसेस। अगर हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करें तो वो होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन से प्रोसेसेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, आज हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो पूरी की पूरी आपकी वीडियो होने वाली है लाइफ प्रोसेसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में। मीन्स जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड है और इसके एक एक जो हमारा प्रोसेस है उसको हम लोग एक एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो यू विल बी गेटिंग दीज ऑल वीडियोज़ इन जस्ट वन सेशन और इफ़ आई से इन वन प्लेलिस्ट। तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी विच इज़ लाइफ प्रोसेसेस। अगर मैं बात करूँ लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है, देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज़ को समझने का, किसी भी चैप्टर को, किसी भी नए टॉपिक को समझने का तरीका होता है आप सबसे पहले उसकी जो हेडिंग होती है उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम ब्रेक डाउन करें लाइफ प्रोसेसेस को तो लाइफ हम जानते हैं कि कोई जो हमारी ज़िंदगी होती है उसको हम लोग इंग्लिश में लाइफ बोलते हैं। प्रोसेसेस मतलब जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं मीन्स जो भी प्रोसेस होता है या जिस भी वजह से हमारी लाइफ है या लाइफ के अंदर होने वाले जो प्रोसेसेस हैं या जीवन की जो प्रक्रियाएं हम लोग हिंदी में कह सकते हैं होती हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी वो होती हैं वो सारी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये जो चार्ट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है फ्लो चार्ट की तरह हम लोगों को सामने नज़र आ रहा है। आई डोंट नो ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है या नहीं, बट मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या होता है। लाइफ प्रोसेसेस हमारा बीच में लिखा हुआ है कि लाइफ प्रोसेसेस। आप लोग एरोज देख सकते हैं, कितने सारे एरो इसमें से कनेक्टेड हैं, जिनमें से हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं लाइफ प्रोसेसेस। बेसिकली ये होते क्या हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी कुछ भी प्रोसेस कर पा रही है। अगर हम बात करें अपनी बॉडी की, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद हमें उससे क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। एनर्जी वो हमें कैसे मिल रही है और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है उस एनर्जी की, हम लोग क्यों फूड खा रहे हैं, क्या सिर्फ हम लोग एनर्जी के लिए खा रहे हैं या फिर और भी हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस होता है। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों डिफरेंट प्रोसेस हैं लेकिन इन्वॉल्व होते हैं दोनों एक ही चीज़ में कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से इनका रिलेशन होता है। तो जो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन होता है, अगर हम ब्रीथ ना करें, हम लोग जो ऑक्सीजन है उसको इनटेक ना करें तो क्या हो जाएगा, हम लोग सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारी डेथ हो जाएगी। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हमारी डेथ ही होगी। तो ये प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, बेसिकली हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं, जिनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर कोई पर्सन होता है जिसके पास कोई भी ऐसा प्रोसेस है जो नहीं हो पा रहा प्रॉपर, तो वो ज़्यादा उसका लाइफ स्पैन नहीं होता। और वी कैन से अगर किसी को हार्ट स्ट्रोक होता है या फिर हार्ट अटैक एकदम से हो जाता है, आपको पता है कि हार्ट अटैक होने का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन आगे फिर कैरी नहीं हो पाती पूरी बॉडी में। अगर ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पा रही है पूरी बॉडी में तो इंसान की डेथ हो जाती है। ऐसे ही अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे और हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को मिलने चाहिए, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स उनको प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, तब भी डेथ कॉज हो सकती है। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, अब हम लोगों ने ऑक्सीजन इनटेक की है, इनटेक करने के बाद वो ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होती है और वो ब्रेक डाउन करती है किस चीज़ का, ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या होता है, हमारा फूड होता है, जो हमने खाया है वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी में, बेसिकली वो होता ग्लाइकोजन की फॉर्म में है और जो हमारी बॉडी जिसको यूज़ करती है वो उसको कन्वर्ट करती है ग्लूकोज की फॉर्म में, देन हमें उससे एनर्जी मिलती है। और अगर हमें ऑक्सीजन हमने नहीं लिया, वो तो हमें सीधे से पता है अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हमारी डेथ हो ही जाएगी। दूसरी चीज़, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन कौन सा प्रोसेस होता है, किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजन का ही, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है पूरी बॉडी में। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन रुक जाए तो डेथ हो जाती है। जैसा भी मैंने आप लोगों को बताया कि जब हार्ट अटैक होता है या फिर कोई भी ब्लॉकेज हो जाता है किसी भी आर्टरीज में, वेन्स में, जो भी कुछ होता है, फिर हार्ट स्ट्रोक वगैरह कुछ भी होता है, तब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस रुक जाता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाती। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एक्सक्रेशन भी होता है कि कोई भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में, वो बॉडी से आउट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, ताकि हमें समझ में आ जाए एक्चुअल में हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन। इफ़ आई टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं, उस फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हम लोग यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? आपके प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स और इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं? हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। यही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यही प्रोवाइड कराते हैं हम लोगों को एनर्जी। अब अगर मैं आप लोगों के सामने बोल सकती हूँ और मैं ये वीडियो बना सकती हूँ जस्ट बिकॉज मेरे अंदर एनर्जी है, अगर मैं 3 दिन खाना ना खाऊँ, अगर मैं 2 दिन खाना ना खाऊँ, तो मे बी मैं सर्वाइव कर सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं होगी। जब हम लोग फास्ट मोड में होते हैं तो क्या होता है कि जो हमने खाना खाया वो स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। जो भी हम खाते हैं वो स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर। लीवर जो होता है हमारी बॉडी में, लीवर हेल्प करता है वो स्टोर हुए फूड को रीयूज़ करने के लिए, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ मतलब जब हम लोग कोई भी फास्ट किया हुआ है हमने, एट द टाइम ऑफ कीपिंग फास्ट, हम लोगों को जो एनर्जी मिलती है वो उस ग्लूकोज से मिलती है जो हमारी स्टोर हुई है। लेकिन कब तक वो स्टोर रहेगी? जब तक हम कुछ खाएंगे नहीं। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो स्टोर्ड जो फूड है वो भी ख़त्म हो गया, तब क्या होगा? तब हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट सिर्फ बोलने के लिए, चलने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ही नहीं चाहिए। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अगर हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तब भी हमें एनर्जी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तब भी हमें एनर्जी चाहिए, अगर हम एक्सक्रेशन कर रहे हैं तब भी हमें एनर्जी चाहिए, कंट्रोल जो बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है, फिर कोई भी और प्रोसेस होता है, उस सब के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए ही चाहिए। इवन अगर हम लोग सो रहे हैं तब भी हमारी बॉडी एनर्जी को यूज़ करती है। तो अगर हम खाना नहीं खाएंगे हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी और हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन, देयर इज़ समथिंग एल्स ऑल्सो विच इज़ ब्रीथिंग। तो हम लोग ज़्यादातर जो पढ़ते हैं रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग के बारे में, तो ये दोनों हम लोग ज़्यादातर साथ पढ़ते हैं। बट अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग की, ये एक्चुअल में दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। अगर मैं ब्रीथिंग की बात करूँ विच इज़ ओके, ब्रीथिंग की बात करूं तो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है हमारा कि हम लोग इनटेक करते हैं O2, और CO2 को हम लोग करते हैं रिमूव। जो करते हैं हम लोग क्या करते हैं, CO2 को रिमूव करते हैं। मतलब हमारा इन्हेलेशन जो होता है वो होता है ऑक्सीजन का, और एक्सेलेशन जो होता है हमारा वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और जो हम रिमूव करते हैं वो, या फिर हम जो निकालते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। एक तरह से हम लोगों की वेस्ट गैस जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक क्वेश्चन ज़रूर आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऑक्सीजन कैसे इनटेक करते हैं। एक्चुअली में हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन इनटेक नहीं करते हैं, हम लोग जो इनटेक करते हैं वो करते हैं एयर का। और एयर हम लोगों को पता है कि क्या है, वो एक मिक्सचर है सभी गैसेस का। अब सभी गैसेस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती हैं, लेकिन जब एंटर करती हैं वो लंग्स में, लंग्स के अंदर एक पोर्शन होता है विच इज़ कॉल्ड एल्वेलॉय, ठीक है। एल्वेलॉय जो मतलब पोर्शन होता है, एल्वेलॉय क्या फंक्शन करता है हम लोग डीपली पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक बार जनरली बता रही हूँ कि जो एल्वेलॉय होता है वहाँ पे जाकर होती है गैसेस एक्सचेंज। अब जो ऑक्सीजन होती है वो तो बॉडी के अंदर पुश कर दी जाती है, मतलब वो बॉडी के अंदर आगे चली जाती है, मतलब आगे की तरफ मूव हो जाती है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे माउथ से वापस से बाहर हो जाती है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। हमारी बॉडी को जो नीड होती है वो ऑक्सीजन की होती है। इससे जस्ट उल्टा होता है प्लांट्स के अंदर, कि वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, जो रिलीज़ हमने किया कार्बन डाइऑक्साइड वही वो इनटेक कर रहे हैं, और इनटेक करने के बाद वो लोग यूज़ करते हैं अपने न्यूट्रिशन के प्रोसेस में, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड सनलाइट की प्रेजेंस में खुद से बनाते हैं, इसीलिए हम लोग प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात रही ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ये सब टर्म्स भी हम लोग डीपली पढ़ेंगे, बट आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो दैट आपको सारे जो नेम्स हैं उनके अंदर डिफरेंस, और बेसिकली हम लोग किस टॉपिक में, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि किस हेडिंग में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिर किस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे। तो हमारी रेस्पिरेशन की बात हो गई कि इनटेक, और हम जो ब्रीथिंग होती है उसके अंदर
इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। अब बात होती है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में अब जो हमने इनहेल की है ऑक्सीजन, हमने जो ऑक्सीजन को इनटेक कर लिया है, हमारी बॉडी में वो एंटर कर गई है, वो ट्रांसपोर्ट होगी, तो वो जो ऑक्सीजन होती है अब ब्रेक डाउन करेगी उस ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में, या फिर हम लोग कह सकते हैं उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगी, जिससे कि हमें उस ग्लूकोज से मिल जाए एनर्जी। अब मैं अगर जो बोल पा रही हूँ तो मेरी जो ऑक्सीजन है वो ब्रेक डाउन कर रही है ग्लूकोज का, और मैं बोल पा रही हूँ और मुझे एनर्जी मिल रही है। सपोज मैं अगर दौड़ लगा रही हूँ, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा रनिंग की है, और उस टाइम पर क्या होता है कि हम एकदम से हाँफते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। हम लोग ऑक्सीजन एक्चुअल में उस टाइम पर इनटेक कर रहे होते हैं ज़्यादा अमाउंट में, ताकि ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में इनटेक इन हो, और उसके हेल्प से जो ब्रेकडाउन हो ग्लूकोज का वो फास्ट हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर पेन भी होता है। उसका भी एक रीज़न होता है। उसका रीज़न क्या होता है कि इतनी ऑक्सीजन, पूरे अमाउंट की ऑक्सीजन बॉडी में एंटर नहीं कर पाती, क्योंकि हम लोग या तो एकदम से नॉर्मली वर्क कर रहे हैं, और एकदम से सपोज हमारे पीछे कुत्ता पड़ जाए, और जब डॉगी हमारे पीछे भाग रहा है तो हमारी स्पीड का भाई साहब कोई मतलब कह नहीं सकते कितनी तेज़ भागेंगे। मैं तो पक्का बहुत तेज़ भागने वाली हूँ। तो जब डॉग हमारे पीछे पड़ गया तो हमारी स्पीड हमें पता है कि कितनी फास्ट हो जाती है, जिसमें कि अगर आपको फोबिया है डॉग का तो जब तो छोड़ दो, क्या भागोगे आप। चाहे पैरों में दर्द हो रहा हो, चाहे आप थके हुए हो, चाहे आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आपकी जो स्पीड होगी वो बस देखने लायक होगी। तो उसके बाद क्या होता है, पेन होता है हाथ और पैरों में, या जैसे भी हम लोग भागे हम लोग के एकदम पेन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन उतने अमाउंट में नहीं पहुंच पाती। उस टाइम पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, मतलब लैक्टिक एसिड से हमें एनर्जी मिलती है। वो भी आप लोग भी पढ़ेंगे कैसे मिलती है, आगे हम लोग फर्दर उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के। अच्छा, पहले मैंने भी समझाया आपको ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग कौन सा प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग में हम लोग इनहेलेशन और एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, और रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि वो जो हमने इनहेल ऑक्सीजन की है, इनहेल्ड ऑक्सीजन कैसे जो ग्लूकोज होता है उसको ब्रेक डाउन करती है एनर्जी में। नेक्स्ट जस्ट टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कार, बसेस, रिक्शा, ये सारी चीज़ें हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ते थे। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्ट होता है। किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है सभी न्यूट्रिएंट्स का। किस किस चीज़ का होता है, सभी न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। जो भी हमने खाया उसका ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर बॉडी के हर एक पार्ट को न्यूट्रिएंट नहीं मिला तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ऑक्सीजन उस फूड को कैसे कन्वर्ट करेगी किस में, एनर्जी में। वाटर जो है, वाटर भी जाना हमारी बॉडी में ज़रूरी है, क्योंकि 70% हम लोग जानते हैं हमारी बॉडी वाटर से बनी है। तो हम लोग माउथ से उसको इनटेक कर रहे हैं, लेकिन वो जाता कैसे है पूरी बॉडी में। ट्रांसपोर्टेशन से हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि पेन आपको हाथ में हो रहा है, दवाई आपने माउथ से ली है, लेकिन वो इफ़ेक्ट कर रही है आपके फिंगर पर जाकर, मतलब आपके हाथ पे दर्द हो रहा था तो आपके हाथ पर जाकर वो इफ़ेक्ट कर गई। कैसे इफ़ेक्ट करती है, किसी तरह से तो वो पहुंची होगी दवाई, उसका जो असर है वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, तो वो पहुँचता है हमारा ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू कैसे, जैसे हमारे घर में होते हैं टैंक, छत के ऊपर सबके घरों में जो टैंक होते हैं वो टैंक कनेक्टेड होते हैं अलग अलग पाइपलाइंस से, कि नीचे तक भी पहुंचा रहे हैं, वो ऊपर भी पानी पहुंचा रहे हैं। तो वो जो टैंक होता है वो पूरे घर में प्रोवाइड कराता है वाटर को। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो टैंक होता है वो होता है हमारा हार्ट, ठीक है। तो ये जो हार्ट होता है इसके पास भी पाइपलाइंस होती हैं। दीज पाइपलाइंस आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये होती हैं हमारी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। बेसिकली आर्टरीज और वेन्स होती हैं। आर्टरीज और वेन्स आपस में जब कनेक्ट होती है तो उनको कैपिलरीज बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा पतली होती है। कैपिलरीज बॉडी के हर एक पार्ट में प्रेजेंट होती है। तो हार्ट जो होता है वो एक टैंक की तरह काम कर रहा है, कि पूरी बॉडी में वो पंप कर रहा है ब्लड को विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में एक पाइपलाइन, मतलब एक पाइपलाइन की तरह नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे नेट होता है ना, कि बोल सकते हैं जाले की तरह बिल्कुल फैली हुई होती है, जैसे स्पाइडर जाला बना लेता है, बिल्कुल ऐसे ही उसका तो एक डिज़ाइन होता है। लेकिन हमारे अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कैसे हम लोग समझ सकते हैं ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, आप कहीं से भी मतलब पिंच करोगे आप, वहीं पर ब्लड हमारा निकल के आ जाता है बाहर। वो हम लोग जो पिंच करते हैं वो हम लोग ब्लड वेसल्स को ही पिंच करते हैं। या फिर अगर हम अपनी रिस्ट पर देखें, रिस्ट के ऊपर हमारे ब्लू कलर का कुछ नज़र आता है जिसे हम लोग बोलते हैं नस बोलते हैं, वो हमारी ब्लड वेसल्स ही होती हैं जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो हार्ट होता है, हार्ट पंप करता है ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स पूरे जो बॉडी है उसमें प्रोवाइड कराती है ब्लड को। अब ब्लड को पूरी बॉडी में फैलना क्यों ज़रूरी है, ये एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट करता है हमारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को
ठीक है, वाटर तो ट्रांसपोर्ट हो ही रहा है क्योंकि ब्लड जो है वो पूरा वही लिक्विड पार्ट ही है आपका। तो ट्रांसपोर्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट हुआ हम लोग समझ गए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का पूरी बॉडी, अगर न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं बॉडी को तो उसको हर एक पार्ट में पहुंचाना भी ज़रूरी है। ऑक्सीजन अगर बॉडी में एंटर कर चुका है तो वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रीशन की। अब हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट कर लिया, ठीक है, हमने सपोज़ खाना खाया, खाना खाने में हमें पता है कि इतने प्रोटीन की ज़रूरत है, जितने भी अमाउंट के प्रोटीन की ज़रूरत थी, हमें मिनरल्स की ज़रूरत थी, या फिर हम लोग कह सकते हैं विटामिन की ज़रूरत थी। अब हमने रफेज भी खाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग खा चुके हैं जिनकी नीड हमारी बॉडी को नहीं थी। तो जिनकी नीड हमारी बॉडी को नहीं थी वो हुए हमारे बॉडी के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल। ठीक है, वो बन जाते हैं आपके एक्स्ट्रा चीज़ें, वो तो एक्चुअली में आपके डाइजेशन के टाइम पे रिमूव हो जाते हैं बॉडी से। एक्सक्रीशन में क्या होता है, आपका लिक्विड और सॉलिड सॉरी लिक्विड एंड सॉलिड होता है, रिमूवल ऑफ द वेस्टेज ऑफ द बॉडी, हम लोग कह सकते हैं रिमूव होते हैं, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी का वो रिमूव होता है। बेसिकली वो होते हैं आपके सॉल्ट्स। सॉल्ट्स कैसे होते हैं, पसीना आता है, पसीना जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, स्वेटिंग जो हम लोगों को होती है, वो स्वेटिंग भी हम लोगों का क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं वेस्ट लिक्विड होता है, वो भी एक सॉल्ट ही होते हैं, मतलब वो भी सॉल्ट हैं हमारे। अगर मैं बात करूँ यूरिन की, जो हम लोग यूरिनेशन करते हैं, वो यूरिन भी हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है, वो होता है हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक भी होता है। तो यूरिया हमारी बॉडी में फॉर्म होता है, यूरिया से कन्वर्ट होता है, हमारी बॉडी में पहले बनता है यूरिया, यूरिया से वो कन्वर्ट होता है यूरिन में, बिकॉज यूरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो उस टॉक्सिक मटेरियल को कम टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूरिया पहले कन्वर्ट होता है यूरिन में, तब वो हमारी बॉडी से रिमूव होता है। अगर वो हमारी बॉडी में रह जाए तो हमारी बॉडी में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम लोग यूरिनेशन टाइम पर नहीं करते, जैसे कुछ लोगों में हैबिट्स होते हैं कि वो यूरिनेशन के लिए वेट करते हैं कि मतलब सर्दियों में ज़्यादातर होता है कि यूरिनेशन के लिए जाते नहीं, हम लोग वेट करते हैं कि विल गो, मतलब हम लोग सुबह में जाएंगे। बट जब हम लोग ऐसे करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो किडनी है, किडनी के अंदर स्टार्ट हो जाता है बनना, फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है आपका स्टोन का। फिर अगर एक बार स्टोन बन जाती है, वो जो सॉल्ट्स होते हैं, क्योंकि बेसिकली ये हमारे सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स जो होते हैं वो एक बार कलेक्ट हो जाते हैं, हमारी जो किडनी होती है उसके अंदर वो कलेक्ट होने स्टार्ट हो गए, स्टोन बन गए, सॉल्ट का स्टोन बन गया छोटा सा। अब धीरे धीरे आप जो भी खाएंगे, जैसे बोला जाता है कि चावल से पथरी होती है, चावल से स्टोन होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं टमाटर से स्टोन होता है, एक्चुअल में उन चीज़ों से स्टोन नहीं होता। जब हमारा जो डाइजेशन होता है, जब हमारा एक्सक्रीशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता, एक्चुअल में स्टोन तब बनता है। बाकी जो चीज़ें होती हैं जिनको डाइजेस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है, वो चीज़ें लेयरिंग करनी स्टार्ट कर देती हैं, फिर बढ़ता है हमारा स्टोन, स्टोन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए यूरिनेशन हमेशा टाइम पे करना चाहिए। तो एक्सक्रीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सक्रीशन नहीं हुआ तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल। यहाँ पे कंट्रोल वर्ड का क्यों यूज़ हुआ है, किस चीज़ का कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है हमारी बॉडी का। अगर हमारी बॉडी के जो प्रोसेसेस हैं उन पे कंट्रोल ना हो तो हम शायद सर्वाइव भी ना कर पाएँ। अगर मैं एग्जांपल दूं कि आपके माइंड का आपके ऊपर अगर कंट्रोल नहीं है और आप घर से निकले हैं, आप रोड पर जा रहे हैं और आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, अगर सामने से कोई ट्रक आ रहा है और आपका कंट्रोल नहीं है कि आप हट जाएं वहाँ से, तो आप तो वहीं पर मर जाएंगे। और आपका कंट्रोल नहीं है आपको खाना कितना है, तो आप खाते जाएंगे खाते जाएंगे। आपका कंट्रोल नहीं है कि कोई चीज़ अगर गर्म है या फिर आग जल रही है कहीं पर और आपने उसके अंदर हाथ रख दिया, तो आपका कंट्रोल ये नहीं है कि आप वहाँ से हाथ हटा लें, तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा। इसलिए हमारी बॉडी पे कंट्रोल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि करता है हमारा ब्रेन। ठीक है, ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि एक कंप्यूटर को सीपीयू कंट्रोल करता है, ऐसे ही हमारी बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो करता है हमारा ब्रेन। ब्रेन ही होता है जो सारे सिग्नल्स भेजता है कि अगर आप किसी सरफेस पर चल रहे हो तो वो ठंडी सरफेस है, गर्म सरफेस है, या आपके पैर के नीचे कोई कांटा आ गया है, आपको एकदम से पैर हटाना है, या फिर आपको कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है, आपको एकदम से दौड़ना है। अगर आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, आपका माइंड आपको मैसेज नहीं भेजता, तो कुत्ता आपको काट के खा जाएगा, आप भाग भी नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ की। लाइफ के हम क्योंकि प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, तो लाइफ के प्रोसेसेस में एक चीज़ और होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रोथ। हम हमेशा बच्चे तो रहते नहीं हैं, हम लोग सबसे पहले जब हमारा बॉर्न होता है तो हम छोटे से बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, चिल्ड्रन, फिर उसके बाद हम लोगों की टीनेज आती है, फिर एडल्ट बनते हैं, फिर क्या होता है कि एक बुढ़ापा आने के बाद सबकी डेथ हो जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ होने के बाद क्या होगी, डेथ हो जाएगी। ये भी एक पार्ट होता है लाइफ प्रोसेस का। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन की।
रिप्रोडक्शन के अगर हम मतलब समझें तो सिंपल वर्ड्स में हम लोग समझें तो ये है रिप्रोडक्शन वर्ड, ठीक है। इसको हम लोग ब्रेक डाउन करके देखते हैं टू पार्ट्स में, री प्लस प्रोडक्शन, ठीक है। री इज़ अ डिफरेंट थिंग, प्रोडक्शन इज़ अ डिफरेंट थिंग। प्रोडक्शन मतलब टू क्रिएट समथिंग या फिर टू प्रोड्यूस समथिंग, टू क्रिएट समथिंग, हमने कुछ बनाया मतलब किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। और री मतलब अगेन, तो हम लोग जब किसी भी चीज़ का रिक्रिएशन कर रहे हैं या हम किसी भी चीज़ को दोबारा से बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है रिप्रोडक्शन की? इसकी इम्पोर्टेंस ये होती है, सपोज़ अगर अर्थ पर एक ही प्लांट होता, ठीक है, और रिप्रोडक्शन जैसा कोई प्रोसेस नहीं होता, तो वो एक ही प्लांट अर्थ पर रहता। और हम जानते हैं कि अगर अर्थ पर एक ही प्लांट है तो हम सभी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और अगर हम सभी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। मीन्स अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो तो हम सभी भी नहीं होते, हम भी एक ही मतलब ह्यूमन भी एक ही होता। और हम जानते हैं कि ह्यूमन का ग्रोथ होता है, ह्यूमन हो चाहे कोई भी लिविंग थिंग हो, सबके अंदर ग्रोथ पाई जाती है। तो जब उसके अंदर ग्रोथ होगी तो उसकी डेथ भी होगी। एक लाइफ स्पैन होता है सब चीज़ों का, हर चीज़ का लाइफ स्पैन होता है, तो उसकी ग्रोथ होगी और कभी ना कभी डेथ भी होगी। तो अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता ही नहीं तो एनवायरनमेंट में मतलब हम लोग अर्थ है या फिर कुछ भी वर्ल्ड में पाया ही नहीं जाता, लिविंग थिंग जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो रिप्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को दोबारा से बनाना, बनाते प्लांट्स के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है रिप्रोडक्शन, बैक्टीरियाज के अंदर भी होता है, एल्गी के अंदर भी होता है, फंगस के अंदर भी होता है, सभी चीज़ों के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पाया जाता है। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मूवमेंट की। अब मूवमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? मूवमेंट हमें पता है कि लाइफ प्रोसेस, हमारे जो जितने भी प्रोसेस होते हैं लाइफ का एक पार्ट है। तो मूवमेंट जैसे हम लोग हैंड्स को मूव करते हैं, माउथ को अगर मैं बोल पा रही हूँ तो मूवमेंट करके ही बोल पा रही हूँ, या हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है। जैसे जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना जिस तरह से नीचे की तरफ जा रहा है तब भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। अलग अलग तरह के मूवमेंट पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो बिना मूवमेंट के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कोई इंसान एक ही जगह पड़ा है और उसकी आईज़ या फिर कोई भी चीज़ मूवमेंट नहीं कर रही है तो उसकी लाइफ कैसी हो जाती है? बेकार सी हो जाती है ना। तो मूवमेंट भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ प्रोसेसेस जितने भी होते हैं वो सारे असेंशियल होते हैं हमारे लिए। फिर हम लोग कह सकते हैं अगर ये प्रोसेसेस ना हो तो हम लोग अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम तब भी जिंदे नहीं रह सकते हैं। अगर हम ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करेंगे तब भी हम लोग जिंदे नहीं रह सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नहीं होगी वो ऑक्सीजन तब भी हम लोग जिंदे नहीं रह सकते हैं। और अगर एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है कुछ टाइम तक, कुछ हद तक क्या हो सकता है, हम उसको मतलब किसी ना किसी तरह से हम लोग मेडिकल की हेल्प से एक्सक्रीशन में हेल्प ले सकते हैं। लेकिन कब तक? एक टाइम ऐसा आता है कि आपके बिल्कुल बॉडी सॉरी मतलब आपकी नहीं, अगर किसी कोई पर्सन है उसकी एक्सक्रीशन करने की कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसके दोनों जो किडनी है वो बिल्कुल ख़राब हो गई है, तो एक टाइम आएगा कि डायलिसिस करते करते भी उस पे वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो एक्सक्रीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बॉडी पे कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो एक कंट्रोल के साथ ही बॉडी में रिलीज़ होते हैं। अगर एक कंट्रोल ना हो तब कोई बहुत ज़्यादा लंबा होता, कोई बहुत ज़्यादा छोटा होता। तो एक कंट्रोल है तभी हम लोगों की जो हाइट होती है वो एक कंट्रोल में होती है। ग्रोथ हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के अंदर एक ग्रोथ भी पाई जाती है। रिप्रोडक्शन का आप लोगों को मैंने समझा दिया, देन आपका मूवमेंट भी हम लोग समझ चुके हैं। तो ये सब था हम लोगों का एक इंट्रोडक्शन किस चैप्टर के बारे में, जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन, एक एक करके हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक्स हैं और बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट फॉर द क्लास 10th, ये 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम नीट के पर्पज़ से भी देखें तब भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो हम लोग आगे की वीडियोज़ में उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो फिर मिलते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।